नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जो भी आप कहना चाहें। और अब हम लोग आ गए हैं कथन एवं निष्कर्ष पर। तो अगर मैं इसे बताऊं या इसको समझाना चाहूं तो ये सबसे आसान पार्ट है। इसके लिए आपको अपनी सिर्फ अंतरात्मा की आवाज सुननी है। अंतरात्मा की आवाज का मतलब ये हुआ कि कथन क्या कह रहा है वो पढ़ लो, उसके बाद जो सेंट्रल आइडिया है उसका दिमाग में, वो आपके दिमाग में आ जाए और उसको अपने निष्कर्ष यानी नीचे लिखे हुए कथनों के साथ मैच कराइए। और अगर वो सेंटेंस के साथ मैच कर जाते हैं देन योर कंक्लूजन विल बी ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मामला कुछ गड़बड़ है। तो फिलहाल समझते हैं। पहले देखिए, दो चीज करिएगा। जब आपको कथन मिले तो कथन को आपको बहुत तेजी से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तेजी से। तरीका मैं बता रहा हूं। तेजी से पढ़ने का मतलब बड़ी तेज से पढ़ डालो इसे। और जो निष्कर्ष आए ना उसको बहुत आराम से पढ़िएगा। उसको कैसे पढ़ना है? आराम से। और अक्सर लोग करते क्या है, अक्सर लोग कथन को बड़े आराम से पढ़ते हैं और निष्कर्ष को बड़ी रफली तरीके से पढ़ते हैं। ये मामला गड़बड़ हो जाता है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी होगी। रिसर्च आप किस पे करोगे? जाके निष्कर्ष पर। कथन मान लीजिए मैंने कुछ आपसे बोला और आपको वो चीजें कुछ भी आपके दिमाग में आया, वो सारा का सारा आप निष्कर्ष के तौर पे उसको चेक करोगे। और अगर वो चीजें मैच कर जा रही है तो निष्कर्ष है, अदरवाइज नहीं मैच कर रही है तो निष्कर्ष नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निष्कर्ष की क्या होती है, यानी कंक्लूजन की क्या होती है, वो समझ लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन हम लोग वैलिड मानेंगे और कौन सा कंक्लूजन हम लोग इनवैलिड मानेंगे, फिर जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंक्लूजन कौन सा वैलिड मानना है। सबसे पहला बात तो ये है कि ये स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए, यानी कि ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें कि कहना क्या चाहता है, क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपका सेंटेंस से रिलेट होना चाहिए। सेंटेंस के साथ क्या होना चाहिए? रिलेट करना चाहिए। और जो भी चीजें मैंने आपको एजम्पशन में बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आपके कंक्लूजन में भी फॉलो होती। मतलब एस्टैब्लिश फैक्ट होना चाहिए, सेंटेंस रिलेट करना चाहिए। किससे? सेंटेंस से रिलेट करना चाहिए। सेंटेंस से रिलेट करना चाहिए, यानी जो भी आपने सेंटेंस दिया हो उससे रिलेट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, संभावना तो व्यक्त कर रहे हैं तो वो सेंटेंस आपके लगभग सही होते हैं। और अगर सेंटेंस के साथ वो रिलेट कर रहे हैं संभावना, तो वो आपकी सही मानी जाती है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस फैक्ट है, बात की गई है उसके आधार पर कोई एक्सपीरियंस फैक्ट है, यानी कि पहले या भविष्य में कभी आपने उन चीजों का अनुभव किया है या किसी ने भी अनुभव किया है, तो वो फैक्ट भी आपके सही माने जाते हैं अनुभव के आधार पर। ये मैं आपको एजम्पशन में भी एक बार बता चुका हूं, तो यहां पर ज्यादा उसको डिटेल में ले जाने की जरूरत नहीं है। चौथा, सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यानी कि जो आपका कथन निष्कर्ष है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा यानी कि सर्वमान्य सत्य होगा, तो आपको उसको हमेशा सही मानना है, किसी भी कीमत पे उसको झुटलाना नहीं है। पांचवा पॉइंट, ऐसा कोई भी कंक्लूजन, ऐसा कोई भी निष्कर्ष जो आपके कथन से जुड़ा रहे, मतलब पूरी तरह से वो इसके साथ मैच कर रहे हो। मतलब क्या हो रहा हो कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसा दिया जाए आपको, ऐसा कोई वाक्य दिया जाए जो निष्कर्ष के साथ पूरी तरह से क्या करे? मैच कर रहा हो, यानी कि निष्कर्ष और कथन में बिल्कुल प्रॉपर रिलेशन हो, यानी बैलेंस रिलेशन, यानी कि उसको जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया था स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में, बैलेंस होना चाहिए। मैच करने का मतलब ये हो जैसे कथन हो वैसा ही निष्कर्ष होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कथन बहुत साधारण सा था लेकिन कल्पनाएं बढ़ते बढ़ते निष्कर्ष बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल हो गया, तो हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट। सबसे पहली बात तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। दूसरा, सेंटेंस से रिलेट करना चाहिए, एक्सपीरियंस फैक्ट होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। अगर ये 5 गुण आपको निष्कर्ष के अंदर मिल गए तो वो निष्कर्ष आपका सही होगा, और अगर ऐसा नहीं मिला तो आपको निष्कर्ष सही नहीं होगा। कौन कौन से निष्कर्ष आप सही नहीं मानेंगे? पहली बात, जो शब्द निश्चित तौर पे ऐसा होगा, केवल यही एक तरीका है। केवल के वर्ड का ध्यान रखिएगा। अगर केवल जो है अगर आपका कथन में भी आता है और ये चीज अगर आपके निष्कर्ष में भी आती है तो आप केवल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कथन में केवल शब्द का यानी ओनली शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है और निष्कर्ष में ओनली शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो आप उसे प्रयोग नहीं करोगे, यानी आप उसे निष्कर्ष के तौर पर सही नहीं मानोगे। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो सेंटेंस को आपका क्या कहते हैं, सीमित कर दे। सीमित करने का मतलब उसके आगे कुछ कहने की बातचीत बचे ही ना, यानी सेंटेंस अपनी चरम सीमा पर चला जाए, यानी उसके बाद कुछ और ना बचे,
तो ये कंक्लूजन के तौर पे सही नहीं होते। यानी मैं ही तुम्हें अच्छी रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, मैं ही तुम्हें अच्छी रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, मतलब ये है कि मेरे अलावा आप किसी से भी अच्छी रीजनिंग नहीं पढ़ सकते। तो ये जो सेंटेंस है ये चरम सीमा पर चला गया। ऐसा बोला गया कि सर अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, नीचे लिखा हुआ सर ही अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो ये मामला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस जो फोर्सफुल हो जाए, जो हार्ड हो जाए, वो निष्कर्ष के तौर पे सही नहीं होगा। और ऐसा आपने एजम्पशन में भी देखा था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, चरम सीमा हार्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, यानी हू बहू कथन नहीं होना चाहिए। कथन व निष्कर्ष में विचारों की तो समानता हो सकती है, लेकिन शब्दों की समानता नहीं चलेगी, यानी सेम शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगर जो कथन कह रहा है वही निष्कर्ष कह रहा है, तो वो निष्कर्ष ना हुआ, वो कथन ही रिपीट हो गया। तो रिपीटेशन, रीस्टेटमेंट, सेम मीनिंग, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपने एजम्पशन में पढ़ी हैं, वो कंक्लूजन में भी फॉलो नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि आपको और एक पॉइंट रह गया, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। हाइपोथेटिकल समझते हैं, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कोई कथन का निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो बात इतनी सी हो रही हो, खूब बढ़ा चढ़ा के, खूब नमक मिर्च मिला के कह दिया गया। एक्चुअल में है क्या कि जब आपका कथन शुरू होता है तो कथन के बाद निष्कर्ष आता है, जबकि जो पूर्व धारणा है वो कथन से पहले भी थी, कथन के साथ भी रहती है और कथन के बाद भी रहती है। तो वहां पर चेक करने का सिंपल सा इतना ही तरीका है कि कथन के बाद निष्कर्ष निकलता है। कथन सुना जाता है, कानों में गया, दिमाग में जो सोचा वो निष्कर्ष है, लेकिन पूर्व धारणा क्या है, वो पहले से ही दिमाग में है, कथन सुनते ही वो सामने आ जाती है। तो मैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ज्यादा क्लैरिटी आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगी। आप क्वेश्चंस इसके बाद लगाओ और आराम से वो जो क्वेश्चन वाला सेशन है उसको कंप्लीट करो, और बड़ी अच्छे तरीके से आपको वहां पे चीजें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फीडबैक देना, मैं उसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सभी को पता है कि हम लोग अब पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देख लिया होगा कि किस तरह से उसको लेके जाना है और किस तरह से उसमें क्या क्या हमको चेक करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन जो है वो आपका सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए, ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए। ओवरवेलमिंग का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही हो, जितना सेंटेंस में नहीं दिया उससे ज्यादा बात की जा रही हो, क्योंकि सेंटेंस से जो कंक्लूजन निकलेगा वो सेंटेंस का पार्ट होगा, वो सेंटेंस से कम होना चाहिए। यानी जो बात आप सुनते हो उसका क्या निष्कर्ष आपने निकाला है, उसमें आपको दुनिया भर की और चीजें, मतलब मैं कहने मतलब ये जो सीधी सी बात है वो सीधी सी बात होनी चाहिए, उसमें नमक मिर्च नहीं मिलना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बात इतनी थी और उसको बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया। दूसरी बात, जो भी आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि हाँ ऐसा ही होगा या केवल ऐसा ही हो सकता है और कोई चारा नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो आपके सेंटेंस को क्या कहते हैं, हार्श कर देते हैं और कंक्लूजन उनको फॉलो नहीं करता। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप तो पढ़ ही चुके हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस क्या करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाई रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी reduced to 280 किलोमीटर बाई सी। This will lead a saving of rupees 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल। बॉम्बे और जाफरा के बीच सड़क द्वारा 900 किलोमीटर की जो दूरी है वो समुद्र से सड़क द्वारा जो 900 किलोमीटर की दूरी है वो समुद्र से 280 किलोमीटर की दूरी हो जाए तो इससे ईंधन पर प्रतिवर्ष 7.92 करोड़ रुपए की बचत होगी। सड़क मार्ग से समुद्र परिवहन सस्ता है या ट्रांसपोर्टेशन बाई सी इज चीपर देन दैट बाई रोड। फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। ईंधन को जहां तक हो वहां तक बचाना चाहिए। तो यहां पर आपको बात करनी है कि यहां पर आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन आपके सेंटेंस से डायरेक्टली रिलेट हो रहा है, या ऊपर वाली जानकारी पढ़कर आप क्या जानकारी निकाल पा रहे हैं, क्या समझते हैं जरा। देखिए, अगर बॉम्बे और जाफरा के बीच में सड़क द्वारा जो 900 किलोमीटर की दूरी है उसको अगर समुद्र द्वारा कर लिया जाए तो वो 200 किलोमीटर तक आ जाएगी और इससे ईंधन की बचत होगी। तो क्या कहीं पर यह लिखा हुआ है कि सड़क मार्ग सस्ता है या समुद्र मार्ग महंगा है या सड़क मार्ग से समुद्र मार्ग सस्ता है? इनके सस्ते और महंगे होने के बारे में कोई बातचीत की गई है? इनके चीप ट्रांसपोर्टेशन बाय द सी इज चीपर देन द बाय द रोड, क्या ऐसी कोई बातचीत आपको की गई है? नहीं। तो आपको अगर देखोगे तो वाकई में दूरी कम हो रही है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है। सड़क मार्ग चीपर है या समुद्र मार्ग चीपर है या वो सस्ता है, इससे
आपका सेंटेंस रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये आपके कंक्लूजन के रूप में सही नहीं माना जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, ईंधन को जहां तक हो वहां तक बचाना चाहिए। देखिए अगर ऊपर देखा जाए तो जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो ईंधन के ऊपर खर्च होने वाले रुपए पर है, तो या ईंधन को बचाने पर है। तो यानी हमारा ईंधन बचेगा तो हमारा रुपया बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले से ये सेंटेंस रिलेट कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले वाक्य में जो चिंता दी गई है, यहां पर जो चिंता दी गई है उसी के बारे में ये बातचीत कर रहा है। देन इट विल बी करेक्ट। उम्मीद है ये चीज आपके इसलिए सही हो गई होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सेंटेंस का डायरेक्टली रिलेट होना जरूरी है, ये आपको दिमाग में रखना है कंक्लूजन चेक करते टाइम। और ये सबसे आसान होता है, कंक्लूजन चेक करना सबसे आसान होता है। मतलब इवन जितने भी 3-4 टाइप आप पढ़ रहे हो स्टेटमेंट, उनमें कंक्लूजन सबसे चेक करना आसान होता है। कुछ नहीं, बस सेंटेंस से रिलेट कर जाए और सेंटेंस पढ़ के जो बात समझ में आए वही कंक्लूजन है। इस रूल को फॉलो करते चले जाइए, आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां कितने आप सही कर पाते हो कि नहीं। देखिए लिखा हुआ है, गुड वॉइस इज ए नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इंप्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन किसी को संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए या बनने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो सीधी सी बात यह है कि यहां पे दो आपको कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला, प्राकृतिक उपहार का पोषण और देखभाल को आवश्यकता होती है। प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो, लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। तो यहां पर हमको बात करनी होगी कौन सा जो आपका पूरा का पूरा जो भी चीज है वो उससे रिलेट कर रही है और आप मतलब निकाल सकते हैं। तो सीधे लिखा हुआ है, देखिए पहली बात तो किसके बारे में बात करें, सेंटेंस के डायरेक्टली रिलेशन के बारे में बातचीत करनी है। और वो क्या बात है कि अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है। अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो चीजें हैं वो है नेचुरल। ये चीजें क्या है, नेचुरल है। और वाकई एक अच्छी आवाज क्या है, एक प्राकृतिक का उपहार है, यानी कि जो आपका नेचर है उसकी द्वारा मिली हुई है। हर किसी को एक अच्छी आवाज नहीं मिलती, हर किसी को एक अच्छी आवाज नहीं मिलती, ये आप भी जानते हैं। लेकिन किसी को संगीत में क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, आपके मानता हूं आपके पास अच्छी आवाज है, लेकिन अगर आप संगीत के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सेंटेंस में दो बातें स्पष्ट रूप से निकल के आ रही हैं। एक ये कि नेचुरल चीजें होनी चाहिए, और जो नेचुरल चीजें हैं उनको अगर आपको और बेटर करना है, कि देखिए किसी भी संगीत में बेहतर बनाने के लिए और उत्कृष्ट बनाने के लिए, यानी कि जितना बेहतर है उतना ही और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो नीचे पहला सेंटेंस क्या कहता है, प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सेंटेंस से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर, यानी जब आप किसी चीज को देखभाल करते हो, उसको निखारते हो, उसके ऊपर अभ्यास करते हो, तो उसका आप पोषण कर रहे हो ना, आप उसको संभाल के रख रहे हो। और सच्ची बात यह है कि यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, तो ये एकदम सही होने वाला है। दूसरा, इवन दो योर वॉइस इज नॉट गुड वन कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसा ये नहीं कहा गया है, यहां जो बात की गई है वो आवाज अच्छी होने के बारे में बात की गई है, एक अच्छी आवाज के बारे में बात की गई है, और यहां आवाज अच्छी ना होने के बारे में बात किया गया है। तो ये सेंटेंस के पेरीमीटर के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको कंक्लूजन के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूजन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। देन द फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस क्रूड ऑयल। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अब सिर्फ इतना सुनो, और आप इसे 2-2 बार 3-3 बार पढ़ सकते हो, पढ़ो इसे। तो पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो, सेंटेंस के उतना जोर मत दो। सेंटेंस पढ़ के बाद एक रफली आइडिया अपने दिमाग में रख लो कि सेंटेंस पढ़ने पे आपको क्या समझ में आया है। जैसे किसी को भी अगर आप ये सेंटेंस बोलोगे कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, तो सीधा तो वो ये समझेगा कि इस टाइम जो डिमांड है कच्चे तेल की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और रेगुलरली इंक्रीज करती चली जा रही है। उतना वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उतना हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है वो है कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड, डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड। तो देखिए सबसे पहली बात तो कच्चे तेल आयात करनी है, ये एज ए कंक्लूजन सही है, और दूसरा वाला एज ए कंक्लूजन गलत है। मैंने आपको रिजल्ट बता दिया। अब बात करते हैं क्यों कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। सीधी सी बात बोला गया है कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। मान लीजिए आप घर में खाना खा रहे हैं,
आपको भूख लगी है और उतना खाना बना नहीं है और आप लगातार खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा है कि आपके घर का खाना खत्म हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निश्चित रूप से वो बाहर से खरीदना पड़ेगा। मतलब एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों के हिसाब से खाना नहीं है, तो क्या करना पड़ता है आपको? घरेलू मांग, आप ऐसा समझ सकते हो कि घरेलू मांग ऐसे ही बढ़ रही है और 5 लोगों के लिए अगर खाना नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होने वाला है कि 5 लोगों के लिए पास खाना नहीं है तो निश्चित रूप से क्या होने वाला है कि वो जो मांग है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और उतना उत्पादन है नहीं, तो एक टाइम क्या होगा, थोड़ा सा ऐसी स्थिति आ जाएगी जो कि सही नहीं रहेगी, जो कि खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो घरेलू मांग की तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमें निश्चित रूप से इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल कंक्लूजन इसको फॉलो कर रहा है, सेंटेंस में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिलेट कर रहा है। दूसरे की बात करें कि घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। देखिए, कभी ऐसा नहीं किया जा सकता। जब भी आप ऐसा मत सोचो कि लोग फालतू में पेट्रोल खर्च कर रहे हैं या इस तरह का कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत सोचो। आप ये सोचो कि जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है तो क्या कह देंगे? अपनी भूख कम करो। ये तो सही नहीं है ना, गलत है ना। तो ये निष्कर्ष के तौर पे आपका सही नहीं है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन्स फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। सभी संगठित व्यक्ति आराम के लिए समय निकाल ही लेते हैं। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। सुनीता जो कि बहुत व्यस्त है, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल लेती है। सीधी सी बात यह है कि उनका एक सेंटेंस था, कहने का मतलब यह था कि बातचीत हो रही है और एक आदमी कह रहा है दूसरे से कि यार देखो, ऐसा है नहीं है कि अगर तुम अपनी चीजों को संभाल के लेके चलोगे, यानी ऑर्गेनाइज वे में चलोगे, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें आराम करने का टाइम मिलेगा। सुनीता जो है बहुत व्यस्त है, लेकिन फिर भी क्या करती है? अपने आराम का समय निकाल लेती है। लिखा हुआ है सुनीता एक संगठित व्यक्ति है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुनीता अगर अपने आराम के लिए समय निकाल लेती है और तो वो क्या होगी? निश्चित रूप से संगठित व्यक्ति है, क्योंकि उसका जो कार्यक्रम है बहुत व्यस्त है। बिल्कुल सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये आपका पहला कंक्लूजन सही होगा। दूसरा, सुनीता एक मेहनती इंसान है। देखिए कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वो मेहनत कर रही है, मेहनती है, उसका व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन उसके बावजूद वो आराम के लिए समय निकाल लेती है, आराम के लिए समय निकाल लेती है। सभी संगठित व्यक्ति आराम के लिए समय नहीं, लेकिन सुनीता अपने व्यस्त, बहुत व्यस्त कौन हो सकता है? जो कि मेहनती हो। निश्चित रूप से सुनीता क्या है? मेहनती इंसान भी है। तो यहां पर एक और दोनों ही आपके सेंटेंस से क्लियर हो जा रहे हैं कि हाँ, ऐसी बात है कि सुनीता एक संगठित व्यक्ति भी है और मेहनती इंसान भी है। तो यहां पर सबसे पहली बात आपको फिर से समझना होगा। आप कहोगे, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो, संगठित व्यक्ति तो दिया नहीं है, संगठित व्यक्ति तो दिया, ठीक है, संगठित व्यक्ति समझ लेंगे सर, मेहनती तो कहीं नहीं दिया। लेकिन अगर कोई भी बहुत व्यस्त है तो आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, सेंटेंस पढ़ के मतलब निकाल रहे हो। बहुत व्यस्त है, अगर मैं दिन भर 24 घंटे काम करता हूं तो इसका मतलब मैं जाहिर सी बात है मेहनती हूं। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ध्यान से आप इसको थोड़ा पढ़ना कि दिस बुक जेड इज द ओनली बुक विच फोकस इट्स अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बिटवीन 1952 एंड 1980। यह पुस्तक जेड, एक नाम है पुस्तक का जेड, एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो थोड़ा सा समझते हैं किस बारे में बात हो रही है। सेंटेंस पढ़ के एक रफली आइडिया ले लिया है कि एक किताब है कोई जो 1950 से 1980 के बीच में जो गरीबी चल रही थी उस पर ध्यान केंद्रित करने वाली पुस्तक है। ठीक है, तो 1950 से पहले गरीबी का कोई प्रश्न नहीं था। अब हो गया, कब की बात होने लगी? देखिए जो सेंटेंस है वो हमारा, सेंटेंस का पेरीमीटर देखना आना बहुत जरूरी होता है कि सेंटेंस का जो पेरीमीटर है, सेंटेंस का जो प्रभाव क्षेत्र वो कितना है। 1950 से अगर हम 1980 की बात करें दोस्तों, तो जो आपका सेंटेंस है वो 1950 से लेके 1980 के बीच का है ना। और यहां बात किसकी की जा रही है? यहां बात की जा रही है 1950 से पहले की, 1950 से पहले यानी 1950 से पहले की बात की जा रही है। तो हमें पता चल गया है कि ये हमारे सेंटेंस के पेरीमीटर से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये सही नहीं होगा। दूसरा, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। 1950 से 1980 के दौरान, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो लिखा हुआ है दिस बुक जेड इज द ओनली बुक, ये लिखा हुआ है केवल अकेली एक बुक है विच फोकसेस, विच, यहां विच करके मामला गड़बड़ा दिया है। विच का मतलब ये हो गया कि जो फोकस करती है, तो ये अकेली ऐसी पुस्तक है जो गरीबी से जुड़ी हुई, यानी गरीबी से लेके गरीबी की समस्या से जुड़ी हुई लोगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करती है, गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द एकमात्र बुक। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? ये सेकंड वाला सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए? 1950 से 1980 के दौरान, आप सेंटेंस को ढंग से पढ़ते हैं, नो अदर बुक डील्स विद द पॉवर्टी
इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 टू 1980। तो अगर आप गौर से देखें तो 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि आप ऐसा मत सोचना कि वो केवल फोकस कर रहा है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी वाकई एक समस्या ही होती है। तो गरीबी की समस्या या गरीबी से संबंधित कोई और पुस्तक नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है एकमात्र, वहां पे भी ओनली, देन इट विल बी करेक्ट। ये अकेली एक पुस्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। यानी जब तक आप अपने गोल पर फोकस रहते हैं, जब तक अपने गोल को लगातार देखते रहते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, आपको सफलता मिलती है। तो सफलता का रहस्य जो भी है, सफलता का जो भी सीक्रेट है, वो कसमें छुपा हुआ है लगातार चलने में। आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। कछुआ क्यों जीत पाता है? क्योंकि वो अपने उद्देश्य की ओर लगातार लगा रहता है। जबकि खरगोश हार जाता है, क्यों? वो तेज है लेकिन फिर भी हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर लक्ष्य की ओर लगातार नहीं रहता, जबकि वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बीच बीच में रुक जाता है। तो वही लाइन ये कहना चाहता है। तो लिखा हुआ है, लगातार पानी टपकने से पत्थर खराब हो जाता है। कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन। यानी अगर कहीं पर लगातार पानी गिरता रहे तो क्या हो जाता है कि पत्थर में क्या आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। आपने गौर किया होगा, लगातार पत्थर के पानी टपकता रहे तो वहां पे पत्थर निशान पड़ जाते हैं। और बिल्कुल ये और ये दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके से। इसका निष्कर्ष यही है। क्यों ऐसा हुआ? पत्थर क्यों खराब हुआ? क्योंकि लगातार पानी टपक रहा था। और लगातार पानी टपक रहा था, जिससे क्या हुआ, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे भी एक कारण और प्रभाव के संबंध के साथ बिल्कुल सही है। और कारण और प्रभाव का संबंध यहां पर भी है और कारण और प्रभाव का संबंध यहां पर भी है। वो बिल्कुल, यानी कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। सफलता पाने के लिए एकांगी भक्ति आवश्यक है। तो इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग द सक्सेस। यानी कि एकाग्रचित्त होकर आपको सफलता पाने की ओर ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार में एक ही चीज सोचनी चाहिए। ये इस बात को कह रहे हैं, तो ये आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं या एक्सपीरियंस फैक्ट मान सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस फैक्ट के रूप में सही होगा और निष्कर्ष के तौर पे सही माना जाएगा। क्योंकि एकांगी भक्ति का मतलब हो गया आप एकाग्रचित हो जाएंगे और अपने गोल की ओर डिवोट करेंगे और निश्चित रूप से कॉन्स्टेंसी मिलेगी। तो ये आपका दोनों ही निष्कर्ष के तौर पे सही है। इसको मैंने क्यों सही किया है, सबसे पहली बात ये समझिए, एक्सपीरियंस फैक्ट है। ऊपर वाला क्यों सही किया है, वहां कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नजर आ रहा है, जो कि आपके पहले वहां सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है, वहां पर भी आपको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नजर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का प्रतिशत 35% है। द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो कुछ आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज फास्ट, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए सर्टेन पॉकेट ऑफ पॉपुलेशन टेक प्लेस। ऐसा कहने का मतलब यह है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो कुछ लोगों के पास ज्यादा धन आ जाता है। वो जो धन होता है वो पर्टिकुलर एक सेंटर पे कुछ लोगों के पास ही पहुंचता है, सबके पास बराबर रूप से नहीं बढ़ता। ऊपर क्या लिखा है, भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा, शीर्ष 10% यानी जो टॉप के 10% हाउस होल्ड परिवार हैं इन इंडिया, उनके द्वारा राष्ट्रीय आय का 35% आता है। यानी कि जो नेशनल इनकम है, ऊपर के 10% परिवारों के पास, 10% परिवारों के पास देश का 35% का पैसा है या 35% उसके पास इनकम है। तो लिखा है, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। बिल्कुल वही बात कहना चाह रहा है, सेंटेंस अपने तरफ से बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसमें लिए गलत हो जाएगा। कहीं पर भी तेजी से बढ़ने वाले के बारे में नहीं गलत किया है, सेंटेंस के पेरीमीटर से बाहर हो जाएगा, सेंटेंस के साथ रिलेट नहीं कर रहा है प्रॉपर, इसलिए गलत करेंगे। क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है जब बोला है तब ऐसा होता है, और ऐसा ऊपर तुमको बताया नहीं गया कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया, तो इसलिए ये सेंटेंस के तौर पे रॉन्ग होगा। भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये सही है। यही वो कहना चाहते हैं कि 10% परिवारों के पास राष्ट्रीय आय का 35% है। इसका मतलब भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो असमान रूप से वितरित है, सभी जगह बराबर नहीं बटी हुई। देन सेकंड वन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं अगला। द प्राइम मिनिस्टर एम्फेटिकली stated that his government will make every possible effort for the upliftment of poor farmers and farm hands.
प्रधानमंत्री ने सतर्क रूप से कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। गरीब किसानों और फार्म हैंड्स को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। सेंटेंस कहां चला गया? सेंटेंस अलग लोगों की बात करने लगा, जबकि बात किसकी हो रही है? किसानों की और फार्म हैंड्स की। सेंटेंस पेरीमीटर से बाहर हो जाने के कारण कंक्लूजन के रूप में एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा, समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। फिर वही बात हो गई कि फॉर एनी सेक्शन, और फिर यहां किसी भी वर्ग है। यहां बात किसकी हो रही है? यहां किसानों की बात हो रही है, इसलिए यहां पर ये दोनों ही सेंटेंस एज ए कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे? सेंटेंस पेरीमीटर में ना होने के कारण गलत हो जाएंगे। अब आप इतना समझ गए होंगे, मैं लगभग 8 स्टेटमेंट पर आ गया हूं कि सेंटेंस का डायरेक्टली रिलेट होना कंक्लूजन के साथ बहुत जरूरी है। अगर कंक्लूजन सेंटेंस के डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा है तो मामला गड़बड़ है, तो वहां चीजें सही नहीं है। इसी चीज को आपको समझना है। क्या बात कर रहे हैं? किसानों की बात कर रहे हैं, फॉर्मेंट्स की तुम लेके आए अन्य सभी को। यहां पर बात कर रहे हैं किसानों की, बात कर रहे हैं फॉर्मेंट्स की, यानी जो जमींदार वगैरह उनकी बात करें, तुम लेके आ गए फिर किसी भी वर्ग को। तो ये चीजें सीख नहीं है। आपका सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा है उसी के बारे में कंक्लूजन निकलेगा। अगर कंक्लूजन, देखिए बात हो रही है शाहरुख खान के बारे में, तो कंक्लूजन भी शाहरुख खान का ही निकलेगा, सलमान खान का सब कंक्लूजन नहीं निकल सकता। इस चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंस और कंक्लूजन के बीच में। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आराम से पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ है कि राज्य एक्स के मंत्रिमंडल ने राज्य में दूध की चमक, देखिए द कैबिनेट ऑफ स्टेट एक्ट टुक सर्टेन स्टेप टू टैकल द मिल्क ग्लट इन द स्टेट एज द कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट डेयरीज फेल टू यूज द अवेलेबल मिल्क, ए न्यूज रिपोर्ट। तो राज्य एक्स के जो मंत्रिमंडल है उन्होंने राज्य में दूध की चमक नहीं, दूध की कमी से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए, क्योंकि सहकारी समितियां और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही हैं। दूध की कमी लिख लीजिएगा, दूध की कमी से निपटने के लिए तो ये थोड़ी सी कमी हुई वहां पर। क्या पे एक राज्य एक्स है, वहां के मंत्रिमंडल ने अभी अभी क्या किया है कि वहां की जो सहकारी समितियां और सरकारी डेयरियां थी वो पर्याप्त मात्रा में जो भी उनके पास दूध उपलब्ध था उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। एक समाचार रिपोर्ट आई है, और समाचार रिपोर्ट हमेशा ऑथेंटिकेट होती है, तो आपको ये मानना है कि ये जो ऑथेंटिकेट रिपोर्ट है, विश्वसनीय रिपोर्ट है, ये क्या कहती है। इससे क्या समझ में आता है? राज्य एक्स का दूध उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है। देखिए राज्य एक्स का दूध उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है या नहीं है, इसके बारे में नहीं बात कर सकते, लेकिन यह बात है कि जो दूध उपलब्ध हुआ है उसके बारे में चीजें नहीं बन पा रही हैं। फिलहाल जो भी उनका दूध उत्पादन हो रहा है वो उनको कमी मिल रही है, यानी कि जितना भी दूध था वो पूरा अगर शायद उपयोग में लाया जाता तो सबको दूध मिल जाता। तो सेंटेंस के प्रॉपर रिलेट नहीं कर रहा है, कंट्रेरी है, विरोधाभासी है। राज्य में वाकई कमी है, लेकिन उसका एक रीजन बताया गया है कि सरकारी समितियां और सरकारी डेयरियां जो उपलब्ध दूध है उसका पूरा उपयोग करने में विफल रही हैं, यानी कि उतना पूरा दूध वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई हैं, वो दूध को जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाई हैं, जिसकी वजह से राज्य में दूध की कमी नजर आ रही है। तो ये रीजन है उसका। लेकिन राज्य का दूध उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है, इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वाकई में जितना दूध उत्पादन है वो हमारी खपत के लिए ठीक भी है कि नहीं। ठीक, तो ये गलत हो जाए। स्टेट एक्स यानी राज्य एक्स में सरकार और सहकारी डेयरियां ऐसे अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले में सुसज्जित नहीं है। तो देखिए स्टेट एक्स में सरकार और सहकारी डेयरियां ऐसे अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले में सुसज्जित नहीं है। शायद इसीलिए मैं कह रहा हूं शायद इसीलिए वो इसको संभालने में विफल रही हैं। स्टेट एक्ट में सरकार और सहकारी डेयरियां ऐसे अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के लिए शायद सुसज्जित नहीं है, इसीलिए वो हो सकता है कि वो विफल रही हो। तो कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है, बात रिलेट की जा सकती है और संभावना के तौर पर ऐसा लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला विल बी करेक्ट होगा। सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट वाला क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधक ने अपने सहयोगी की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। The manager humiliated Sachin in the presence of his colleagues। उसके जो भी सचिन के जो सहयोगी थे उनकी उपस्थिति में क्या किया? सचिन को अपमानित किया है। द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग। तो यहां पर ये सचिन के सहयोगी होने चाहिए थे। प्रबंधक ने सचिन के सहयोगी की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था।
सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कलीग। तो अगर आप यहां पर गौर से सेंटेंस को देखेंगे तो प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था, ऐसी कोई बातचीत तो हमें नजर नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सब लोग पसंद होते हैं, क्या मम्मी पापा हमें कभी कभी 4 लोगों के बीच में अपमानित नहीं कर देते, तो इसका मतलब ये है कि हमें मम्मी पापा पसंद या मम्मी पापा को हम पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पसंद नापसंद के बारे में कोई बातचीत नहीं है, इस सेंटेंस में इंडिविजुअल नजरिया है, इसलिए हम इसको एज ए कंक्लूजन नहीं ले सकते। दूसरा, सचिन अपने साथियों के साथ लोकप्रिय नहीं थे। सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कलीग। तो ये भी आपको जानकारी यहां पर नहीं है कि उनकी लोकप्रियता के बारे में यहां पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी, इसलिए निष्कर्ष के तौर पे सही नहीं होंगे। अगला बात करते हैं। एक्स देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स has recently announced several concessions and offered attractive package tour for foreign visitors। तो देखिए अब क्या होगा कि अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा करेंगे। तो उन्होंने ये सब सारी चीजों का पर्यटकों के लिए आकर्षक टूर पैकेज कर दिया है और रियायतें घोषित कर दी हैं। तो निश्चित रूप से कि वो अब जो पर्यटक होंगे, जो विदेशी पर्यटक, जो फॉरेन विजिटर्स हैं, वो निश्चित रूप से अब वहां पर इस एक्स देश में जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि वहां पे बहुत सारे आकर्षक पैकेज टूर उपलब्ध हैं और इसकी सरकार ने यहाँ का प्रयास किया है। तो जो भी सरकार प्रयास करेगी उसका निश्चित रूप से परिणाम आएगा। तो जब भी आप कोई चीज करते हो तो उसका परिणाम आता है और आपको सकारात्मक रहते हुए उन परिणामों के बारे में बात करनी है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब आप कोई चीज करते हो, जब आप कोई चीज टास्क करते हो, जब कोई काम करते हो तो उसका परिणाम निश्चित रूप से आना चाहिए, देन इट विल बी करेक्ट। सेकंड, एक्स देश की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर है। अगर गंभीर ना होती तो क्या ये करती? इनके इस तरह से करने से, इनका इस तरह का एक्शन लेने से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में वो इसके लिए गंभीर है। तो ये आपका दूसरा वाला भी क्या होगा? सही होगा। पहला और दूसरा यहाँ दोनों ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जिन घरों में टीवी नहीं है उन घरों के बच्चे भी अब शहरी भारत में टीवी के अधिक नियमित रूप से दर्शक हो गए हैं। परिणाम स्वरूप अखबारों के पाठकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन इन अर्बन इंडिया हैव नाउ बिकम एविड, मतलब शौकीन हो गए हैं वो, एज वेल एज मोर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन, मतलब कि जो रेगुलर व्यूअर्स थे उनकी जगह वो अब देख रहे हैं इवन इन हाउस होल्ड विदाउट टीवी। एज ए रिजल्ट देयर हैज बीन एन अलार्मिंग डिक्लाइन इन द एक्सटेंट ऑफ रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। हुआ क्या है कि बच्चे टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, सीधी सी बात यह है, और वो बच्चे भी टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं जिनके घरों में टीवी नहीं है, वो दूसरों घरों में जाकर देखना पसंद करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, अब लोग समाचार पत्र पढ़ना बंद कर दिए हैं, अखबार पढ़ने वाले लोगों में कमी आई है। तो ये किसी ने कहा है, उसको बात को आपको सही मानना है, उसको देखते हुए आपको सोचना है कि कौन सा कंक्लूजन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। समाचार पत्रों की पाठकों की संख्या को बढ़ाने की विधि को तैयार किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों की पाठक संख्या पर टीवी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को अन्य देशों में भेजा जाना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहां पर कौन सा सही होने वाला है, तो देखेंगे तो आप यहां पर कोई भी सेंटेंस कहां कह रहा है करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप कोर्स ऑफ एक्शन को यानी कि कार्यवाही को कभी भी कंक्लूजन की तरह नहीं चेक करेंगे। ये कार्यवाही है, मतलब जो कुछ हुआ अब उसको क्या करो, अब उसको सही करो। तो कार्यवाही कभी भी निष्कर्ष नहीं हो सकती। ये कोर्स ऑफ एक्शन है। समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए विधि को तैयार करना चाहिए। मतलब समाचार पत्र गिर गए, अब कुछ करो। तो ये कंक्लूजन से बाद का पार्ट है, ये कोर्स ऑफ एक्शन उसके भी बाद का पार्ट है। तो ये कार्यवाही यानी कोर्स ऑफ एक्शन है, तो हमें इसे निष्कर्ष के तौर पर स्वीकार नहीं करना होगा। ये निष्कर्ष नहीं है, ये दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन है, इसलिए आप इसे कंक्लूजन के रूप में सही नहीं मानेंगे। जैसा हो गया कि भारत ने आक्रमण कर दिया किसी चीज, भारत ने आक्रमण कर दिया, अब नीचे आप लिख रहे हो कि भारत को आक्रमण नहीं करना चाहिए, या भारत को तोप से आक्रमण करना चाहिए, या भारत को मिसाइल से आक्रमण करना चाहिए। तो ये निष्कर्ष ना हुए, ये आपके कोर्स ऑफ एक्शन हो गए जो आप सजेस्ट कर रहे हो। तो जो सजेशन होते हैं उनको आपको नहीं लेना है, सजेशन एज ए निष्कर्ष नहीं लिए जाते हैं, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पहला, अगला 13वां नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट विल हैव द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर देयर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यानी स्कूल छोड़ने के लिए जो उनके पास सर्टिफिकेट आने वाला है उसमें उनके पास गणित और विज्ञान को छोड़ने का विकल्प रहेगा। तो गणित और विज्ञान का छोड़ने का विकल्प होगा, यानी कि अब वो जब स्कूल में आएंगे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जब वो आएंगे तो उनके लिविंग सर्टिफिकेट में आप ऐसा कर सकोगे कि आप गणित और विज्ञान छोड़ सकोगे। यानी गणित और विज्ञान में जो लोग कमजोर हैं अब वो भी एडमिशन ले सकेंगे। सीधी सी बात है, पहले ये था एक कंपलसरी था, नहीं गणित और विज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा।
तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था जो शायद गणित और विज्ञान में कमजोर होते थे या वो एडमिशन लेते ही नहीं थे। तो अब ऐसा हो जाएगा कि विज्ञान और गणित में कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा इसीलिए किया गया है। ये क्यों किया गया है? ये इसीलिए किया गया है ताकि अब जो लोग हैं वो गणित और विज्ञान में जो कमजोर छात्र हैं वो भी प्रवेश ले सके। पहले छात्रों के पास इन विषयों के लिए बिना अपनी शिक्षा जारी करने का विकल्प नहीं था। तो फिलहाल पहले के छात्रों के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि जहां पे जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि और लोगों के बारे में बात करें, लेकिन जिस स्कूल के बारे में बात करें हम उसी स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो वाकई में पहले जो छात्र थे अब ये विकल्प आया है, पहले इनके पास ये विकल्प नहीं था। तो उम्मीद है कि दोनों कंक्लूजन आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों एज ए कंक्लूजन राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला, एक हाल ही सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो लोग दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। इन ए रिसेंट सर्वे रिपोर्ट इट हैज बीन स्टेटेड दैट दोज हु अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर ए डे आर लेस प्रोन टू हैव एनी हार्ट एलिमेंट्स। करते हो आप लोग एक्सरसाइज? किया करो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लोग भी आधे घंटे के लिए भी शारीरिक व्यायाम कर लेते हैं उनको दिल की बीमारी होने का खतरा कम रहता है। अब बात माननी पड़ेगी, आधे घंटे व्यायाम करोगे तो दिल की बीमारी क्या होगी? नहीं आएगी। क्वेश्चन, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। बोला है मध्यम स्तर। क्या इस पॉइंट को लेकर हम क्वेश्चन निष्कर्ष को गलत कर सकते हैं? तो देखिए बोला गया है, साफ साफ सीधी सी बात ये समझिए। कैसा कह रहा है? लोग दिन में कम से कम कितना किया गया? कम से कम आधा घंटा। तो कम से कम आधा घंटे का मतलब ये हो गया कि आपको व्यायाम ना तो एकदम नहीं करना चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, और ये बहुत ज्यादा की भी बात नहीं की है, कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है, और ये दुनिया भी मानती है, और जो दुनिया मानती है वो कंक्लूजन के तौर पर हमेशा सही होता है। आगे, डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप वाला सेंटेंस गड़बड़ कर देता है। ये कंक्लूजन के रूप में सही नहीं लेना, ये मैंने आपको पहले भी बताया। क्या वो कह कुछ रहे हैं? सर्वेक्षण में कहा गया है जो लोग करते हैं उनको शारीरिक बीमारी, दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से। भाई निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी पूरे जिंदगी दिल की बीमारियों से पीड़ित नहीं होते। तो यहां सेकंड वाला रॉन्ग है, फर्स्ट वाला क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार है। द वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर एविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर्स ए वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। मतलब यह दुनिया ना तो अच्छी है ना ही बुरी, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया स्वयं बनाता है। कुछ लोगों को यह दुनिया काफी अच्छी लगती है और कुछ लोगों को यह दुनिया काफी बुरी लगती है। देखो सीधी सी बात यह है कि यह दुनिया ना तो अच्छी है, यानी जिनके लिए अच्छी है उनके लिए, जिनके लिए ना तो अच्छी है मतलब खराब है, और ना ही बुरी है। तो जिनके लिए ना ही बुरी है उनके लिए क्या है? अच्छी है। लेकिन क्या सबके लिए? नहीं, सबके लिए अच्छी नहीं है और सबके लिए बुरी भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए अच्छी है, कुछ लोगों के लिए बुरी है। तो यही बात तो कह रहे हैं, ये सही है, ये भी सही है। कुछ लोगों की दुनिया काफी अच्छी लगती है, कुछ लोगों की दुनिया काफी बुरी लगती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि दोनों ही सेंटेंस वहां से निकल रहे हैं और दो अलग अलग पार्ट हैं, और बिल्कुल प्रत्येक आदमी अपनी दुनिया स्वयं बनाता है। यानी अगर आप अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे तो लोग आपके साथ अच्छे से रहेंगे, और लोग अगर आप बुरी तरह से व्यवहार करेंगे तो लोग आपके साथ बुरी तरह से रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए दुनिया काफी अच्छी है, कुछ लोगों की दुनिया ये काफी बुरी लगती है। लेकिन अगर आप बात करें तो वाकई ये सेंटेंस उसके साथ रिलेट कर रहा है, इसलिए सेंटेंस के तौर पर दोनों ही निष्कर्ष आपके सेंटेंस से निकल रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। सबका अपना अपना नजरिया है, उनके लिए अपने हिसाब से, उनके लिए अपने हिसाब से। आगे, डबल योर मनी इन 5 months एन एडवर्टाइजमेंट। अपना धन या 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें, एक विज्ञापन। शारदा चिट फंड कलकत्ता वाला, ऐसे कुछ था। आश्वासन वास्तविक नहीं है, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े, ये तो चाहते हैं, निष्कर्ष है। और विज्ञापन में कहा गया है, तो विज्ञापन के लिए आश्वासन इज नॉट जेन्युइन, ये जो आश्वासन दिया गया है वो वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष के तौर पे अगर आप इसे चेक करेंगे तो निश्चित रूप से ये सही नहीं है। लेकिन अगर आप एजम्पशन चेक कर रहे होते तो ये सही हो जाता, क्योंकि एजम्पशन में जो विज्ञापन दे रहा है उसका आश्वासन कभी गलत नहीं होगा। विज्ञापन में जो बात कही जाती है वो अनुसरण करती है, लेकिन यहां पर आपको विज्ञापन परखते हैं अपने हिसाब से।
और अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो आश्वासन दिए जाते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अनुभव एक बड़ी चीज है निष्कर्ष चेक करते टाइम। कंक्लूजन में अनुभव को अपने जरूर रखिए, अपने पास जरूर रखिए। क्लियर हो गया? चलिए, और फिलहाल आप कह सकते हैं कि ये वास्तविकता ना वास्तविकता आपके सेंटेंस से रिलेट ही नहीं कर रही, वहां पे इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं की गई, वास्तविक है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, ऐसी कोई बातचीत तो की नहीं की, तो आप उसे वहां से भी काट सकते हैं। इसे ही अनुभव कहते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहां पर दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्या है? रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को आमंत्रित किया जाता है, मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। सम्मेलन में किसको आमंत्रित किया जाता है? सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को आमंत्रित किया जाता है और मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं, यानी जितने भी अच्छे गायक हैं उन सभी की आवाज कैसी है? मीठी है। नीचे लिखा हुआ है सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की आवाज मधुर है, सही। दूसरा, जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता, ये भी क्या सही है? उन्हें इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता क्योंकि जिन गायकों की आवाज मधुर नहीं है वो गायक अच्छे नहीं है और अच्छे गायकों को इसमें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। सॉरी, अच्छे गायकों को ही केवल आमंत्रित किया जाता है क्योंकि साफ साफ लिखा है केवल अच्छे गायक, ऊट पटांग वाले नहीं। तो यहां पर ये जो मामला है, यहां पे दोनों ही आपके निष्कर्ष के तौर पे सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा। कंपनी एक्स के पास गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के विनिर्माण कैमरों का रिकॉर्ड है ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद एक भी शॉट को खराब ना करें। थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको, हिंदी में भाषा थोड़ी सी अटपटी लग रही है। कंपनी एक्स हैज ए रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैमराज ऑफ क्वालिटी एंड लेटेस्ट डिजाइन सो दैट यू डो नॉट स्पॉइल इवन ए सिंगल शॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशन। वही बात है, कंपनी एक्स के पास जो डिजाइन और निर्माण कैमरों का जो अनुभव है, रिकॉर्ड क्या मतलब उनके पास एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने इस तरह का बढ़िया कैमरा बनाया हुआ है, तो ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद, मौसम चाहे जैसा हो, चाहे बारिश का हो, चाहे रोशनी कम हो, चाहे रोशनी ज्यादा हो, लेकिन आप फिर भी एक भी शॉट मिस नहीं करें। तो लिखा हुआ एक्स को छोड़कर अन्य कोई भी कंपनी कैमरे उद्योग में प्रतिष्ठित नहीं है, यह मामला गलत हो गया। किसकी बात करने लगे? अन्य कोई भी कंपनी। बात किसकी हो रही है? एक्स। तो ये सही नहीं है, निष्कर्ष के तौर पर सही नहीं है। दूसरा, कोई भी कैमरा एक्स के साथ स्वीकार्य शॉट ले सकता है। एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा एक्स। कोई भी आदमी कैमरे के साथ एक अच्छा शॉट ले सकता है। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, क्या लगता है आपको? तो फिलहाल तो यही कह रहा है कि आप एक भी शॉट मिस नहीं करेंगे। जब आप एक भी शॉट मिस नहीं करेंगे तो मतलब कोई भी आप क्या है, कोई भी यूज करेगा ये कैमरा। तो अभी हाल फिलहाल यही लग रहा है कि कोई भी एक स्वीकार यानी एक्सेप्टेबल फोटो तो आ ही जाएगी, फोटो अच्छी आ ही जाएगी चाहे कोई भी ले। तो यहां पे ये दूसरा वाला सेंटेंस सही है। सेकंड, हाल के रुझानों से यह भी संकेत मिलता है कि बड़े शहरों में बाल प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। ये बच्चे अपने परिवारों को बाजारों, कार्यशाला, होटलों या सेवा क्षेत्रों में विषम नौकरी के लिए शहरी गरीबों की श्रेणी में शामिल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो recent trends also indicates that the number of child migrants in a large cities is increasing. These children leave their families to join the ranks of urban poor doing odd jobs in market, workshop, hotels और service sector. तो एक्चुअल में कहना ये सेंटेंस क्या चाहता है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसे, बस एक बार पढ़ के आंसर करेंगे। देखिए सेंटेंस ये कहना चाहता है कि हाल ही में बहुत सारे जो बाल मजदूर हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये लोग मार्केट में, रेस्टोरेंट में और इस तरह की चीजों के में काम करने के लिए, शामिल होने के लिए क्या कर देते हैं, अपने घरों को छोड़ देते हैं। बड़े शहरों में प्रवासन की जांच की जानी चाहिए। माइग्रेशन टू द बिग सिटीज कुड बी चेक। तो फिर ये क्या हो गया, कार्यवाही हो गई। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस तरह का जब भी आपकी कार्यवाही होगी वो निष्कर्ष के रूप में आपको सही नहीं माने, कोर्स ऑफ एक्शन कभी भी आपका कंक्लूजन के तौर पे सही नहीं है, नेक्स्ट गलत हो जाएगा। गरीब बच्चों की दुर्दशा का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। तो देखिए अगर यहां पर गौर से देखें तो ये फिर कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, तो ये भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो गया है, ये भी कार्रवाई हो गई और ये दोनों ही रॉन्ग क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कोर्स ऑफ एक्शन आगे आने वाला है, थोड़ी देर में हम थोड़ी देर कुछ वीडियो में आप आगे पढ़ोगे कोर्स ऑफ एक्शन कैसे चेक किया जाता है। तो फिलहाल अभी तो कंक्लूजन के तौर पर ये दोनों गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कोई भी देश इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है। नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो उसको बाहर से या दूसरे देशों से लाना पड़ेगा। और सीधी बात यह है किसी देश की जरूरत के हिसाब से विकास और उत्पादन करना असंभव है। इट इज इंपॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट ए कंट्री नीड्स
एग्जैक्टली करेक्ट, जैसा सेंटेंस कहना चाह रहा था वो बात हमको समझ में आ गई है कि किसी भी देश के लिए जिसकी भी उसको जरूरत है वो सब कुछ बनाना, वो सब कुछ प्रोड्यूस करना, उसके लिए इतना ये असंभव है, कोई भी नहीं कर सकता, वाकई कोई नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस ट्रूथ है ये कैसा हो सकता है कि एक देश में सब कुछ उगे या सब कुछ प्रोड्यूस किया जा सके? नहीं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मंगाना ही पड़ेगा। भौगोलिक स्थिति नहीं है हमारी ऐसी, पर्यावरण ने ऐसा में दिया ही नहीं है। तो ये हमारा पहला वाला क्या हो, रॉन्ग हो गया। सामान्य तौर पर देशवासी आलसी हो गए, एब्सर्ड सेंटेंस, एब्सर्ड यानी कि बकवास। डोंट नीड टू चेक, इसको बिल्कुल भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। कहां आलसी के बारे में बात की गई, ऐसा कुछ थोड़ा ना कहा गया। अगला, टुडे आउट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ सेवरल थाउजेंड मिलियन द मेजॉरिटी ऑफ मेन हैव टू लिव अंडर गवर्नमेंट्स विच रिफ्यूज देम पर्सनल लिबर्टी एंड द राइट टू डिसेंट। आज कई हजार मिलियन की दुनिया की आबादी में से अधिकांश पुरुषों को ऐसी सरकारों के अधीन रहना पड़ता है जो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संतोष के अधिकार से वंचित रखती है। इतनी बड़ी आबादी में से कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहां इराक का सद्दाम हुसैन जैसा लोग होंगे जो लोगों को गुलाम बना के रखते हैं। तो वैसे ही कुछ बात की गई है यहां पर। लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संतोष के अधिकार के प्रति उदासीन हैं। क्या ऐसा आपको सेंटेंस से सुनने को मिला है? नहीं, वो दबाए गए हैं, उनको परेशान किया गया है, उनको बलपूर्वक दबाया गया है। वो उदासीन नहीं, वो चाहते हैं उनको स्वतंत्रता मिले। लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असंतोष के अधिकार की इच्छा रखते हैं। पीपुल डिजायर पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डिसेंट। यदि आपको जो भी असंतोष है उसके बारे में वो बताना चाहते हैं तो सेकंड वन विल बी करेक्ट, और ये सभी को पता है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये अंदर से फीलिंग दे रहा है, बहुत तेजी के साथ फीलिंग दे रहा है कि हाँ ये दूसरा वाला क्या है, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। परीक्षा में असफलता का कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल होते हैं। कुछ नियमित नहीं होना चाहिए था यहां पे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इररेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेल्योर इन एग्जाम। सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम। कुछ नियमित छात्र भी क्या हो जाते हैं, परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। वैसे परीक्षा में जो असफलता का सबसे बड़ा कारण है वो है अनियमितता, यानी कि इररेगुलरिटी। रोज रोज पढ़ाई न करना, परीक्षा के दिन से पढ़ाई करना। ऐसा कुछ करोगे तो कभी सफल नहीं होगे, और ये मैसेज भी है और ये क्वेश्चन भी है, रोज पढ़ाई करो। तो कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल होते हैं। ऐसा कुछ कहा गया है कि कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रेगुलर रहोगे तो भी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। क्या मतलब है? सभी असफल छात्र नियमित हैं? नहीं, गलत। सभी असफल छात्र नियमित नहीं होते, यह बात सही है। नहीं, रुकिए, एक बार सोच के बताइए। सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते, किसके क्या लग रहा है आपको? परीक्षा में असफलता का कारण क्या है? अनियमितता है। तो जो भी आपके फेल हो रहे हैं वो अनियमित हैं। जो भी आपके फेल हो रहे हैं वो क्या है? अनियमित है। लेकिन कभी कभी कहते हैं कुछ नियमित छात्र भी फेल हो जाते हैं। कभी कभी कुछ नियमित छात्र भी फेल हो जाते हैं। यहां पे लिखा हो सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते हैं। ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट आर नॉट रेगुलर। तो ये पहले वाले सेंटेंस का कंट्रोरेरी है, यानी कि विरोधाभासी है। परीक्षा में अगर असफलता का कारण है कोई तो वो क्या है? अनियमितता। और अगर सभी सफल छात्र नियमित होते हैं तो ठीक है, तब तो ठीक हो जाता। लेकिन नहीं लगा देने से क्या हो जा रहा है? सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये भी आपका क्या है? रॉन्ग है। यहां पे दोनों ही आपके प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर यहां पर नहीं हटा देता ना, अगर ये कर देता होते हैं तब सही हो जाता, लेकिन नहीं लगा देने से क्या होगा? गलत। ऊपर वाले सेंटेंस का कंट्रोरी, विरोधाभासी है। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल ने प्रत्येक छात्र को प्रति सप्ताह 2 पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकों पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस वर्ष जून से अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य करना, अनिवार्य 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 अनिवार्य। टू कल्टिवेट द इंटरेस्ट इन रीडिंग द स्कूल हैज मेड इट कंपल्सरी फ्रॉम जून दिस ईयर फॉर ईच स्टूडेंट टू रीड 2 बुक्स पर वीक एंड सबमिट ए वीकली रिपोर्ट ऑन द बुक। पढ़ने में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल ने प्रत्येक छात्र के लिए प्रति सप्ताह 2 पुस्तकें पढ़ने और पुस्तकों पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस वर्ष जून से अनिवार्य कर दिया है। पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है ऐसा क्या? पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है? नहीं। अनिवार्य कर दिया है तो पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है, ये तो हमें बात पता नहीं है। पढ़ने में रुचि बल द्वारा बनाई जा सकती है कि नहीं कर जा सकती है, ऐसा उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये निश्चित रूप से अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा।
कि आप ऐसा प्रेशर बनाओगे तो वो पढ़ ही लेंगे। उन्होंने कोशिश की है ऐसा करने की, उन्होंने पढ़ने में रुचि जगाने के लिए एक स्टेप लिया है। अब वो स्टेप कितना फ्रूटफुल होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। कुछ छात्र अंततः पढ़ने में रुचि विकसित करेंगे, कुछ छात्र अंततः पढ़ने में रुचि विकसित करेंगे। तो ये बात थोड़ा सा सही है कि अंततः कुछ छात्र तो एक आध ऐसे होंगे जिनके लिए अनिवार्य हो ही जाएगा, तो एक आध तो कर ही लेगा। तो ये आपका सेंटेंस के तौर पे ढुलमुल हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब सेंटेंस आपका थोड़ा सा ढुलमुल हो जाए, यानी कि वो ऐसा बात करे कि यार ठीक है कम से कम इतना तो हो ही जाएगा, तो ये हो ही जाता है, हमेशा हो जाता है कि जब आप कोई एक्शन लोगे, जब भी आप कोई एक्शन लोगे तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर आएगा। अगर आपने ऐसे खुजाया तो फिर कुछ ना कुछ तो जरूर होना है ना, मतलब कुछ भी ऐसे आप करोगे, थोड़ा बहुत भी कहीं पर भी कुछ करोगे तो उसका असर तो आना ही है। तो देन सेकंड वन विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उपयोग से दुनिया में ऊर्जा का संकट खत्म हो जाएगा। द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे आपके सूरज हो गए, बहता हुआ पानी हो गया, उससे आप बिजली वगैरह बना लें, ये सब सारी चीजें आप कर लें। तो आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की जगह ले रही है। पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का ह्रास हुआ है। तो देखो सीधे सी बात कर रहे हैं आधुनिक तकनीक के बारे में, और हम अगर बात करें तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के उपयोग से दुनिया में ऊर्जा का संकट खत्म हो जाएगा। तो यहां पर ये जो दिया हुआ है ना कि आधुनिक तकनीक, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं की है, गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में बात की है। अब ये अंदाजा अपन निकालना कि आधुनिक तकनीक में सूरज भी आता, सूरज से ऊर्जा बहुत पहले से ही लोग बना रहे थे। तो आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही, तो आधुनिक तकनीक नहीं ले रही है, वो गैर पारंपरिक स्रोतों की बात कर रहे थे। बात कर रहे हैं गैर पारंपरिक स्रोतों की, यहां लिखा हुआ है आधुनिक तकनीक, तो देन इट विल बी रॉन्ग। सेकंड, पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये दुनिया मानती भी है। तो जो दुनिया मानती है तो वो निष्कर्ष हो चाहे ना हो, आपको निष्कर्ष के तौर पर उसे सही मानना होगा। तो ये भी आपका सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक हमारा देश आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र निरर्थक होगा। Until our country achieves economic equality, political freedom and democracy would be meaningless। देखिए, जब तक हमारा देश आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करता, यानी गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए, सबके पास आर्थिक रूप से उनके पास समृद्धता जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र निरर्थक होगा। तब तक जो राजनीतिक स्वतंत्रता है और लोकतंत्र जो है वो एकदम बेकार रहेगा। तो किसी ने कहा है राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना होगा और थोड़ा सा आपको लोकतंत्र के बारे में सोचना होगा। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? राजनीतिक स्वतंत्रता ये होती है जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होती है, किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपनी बात कह सकता है, किसी को भी पॉलिटिकल रूप से अपने आप को प्रस्तुत करने की आजादी है। दूसरा, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र आप समझो, लोकतंत्र एक अलग ही चीज हो गई। लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि दुनिया में लोगों द्वारा, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन, जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेगी और फिर उसके बाद वो शासन पे आएंगे। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दोनों साथ साथ चलते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और ना ही ये दोनों इतना ज्यादा रिलेट करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता एक अलग चीज हो गई, लोकतंत्र एक अलग चीज हो गई। दूसरा, आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। सेंटेंस तो यही कहता है, सेंटेंस तो यही कहता है कि अगर तब तक नहीं मिलेगा आपको ये लोकतंत्र निरर्थक होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक निरर्थक होगा जब तक कि आपको आर्थिक समानता न मिल जाए। तो यहां पे दूसरा वाला सेंटेंस आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। सेकंड वन विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी ने भारत को धातु की कमी से आत्मनिर्भरता की स्थिति में ला दिया है। किसने? धातु की कमी थी, यानी पहले भारत में धातु की कमी थी, पहले भारत में एल्युमिनियम की कमी थी, लेकिन अब इस कंपनी ने इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया है कि वो आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में यानी पहले 0 था, आज कम से कम हम 10 ले रहे हैं जितने की हमें जरूरत है, यानी कि अब हमें किसी से लेना नहीं पड़ता है। पहले भारत को एल्युमिनियम का आयात करना पड़ता था, निश्चित रूप से जब कमी होगी तो कहां से आता होगा, कहां से आता होगा, बाहर से आता होगा ना, तो ये आयात करना पड़ता होगा, निश्चित रूप से ये सही है। प्रीवियसली इंडिया हैड टू इंपोर्ट एल्युमिनियम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही कह रहा है और सेंटेंस का जो भाव है वही ये कह रहा है कि पहले धातु की कमी थी, जिस चीज की कमी होती है मतलब उसको आपको बाहर से लाना पड़ता है। पूरा जो कमी, ऐसा नहीं कमी रहेगी, कमी के साथ जीवन नहीं चलता है,
जीवन चलता है उसकी पूर्ति के लिए। अब जैसे किसी चीज की कमी है तो आपको कहीं ना कहीं से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और जिस चीज की कमी कही जा रही है उसको एडजस्टमेंट करने का मतलब ये हो गया कम से कम आपको उसको बाहर से मंगाना पड़ेगा ना, तो वो आयात करना हो गया। दूसरी बात, तेजी के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन जाएगा। तो निश्चित रूप से आज जब 0 से 10 पहुंचा ले गया है तो 10 से 20 भी ले जाएगा, और जब 20 ले जाएगा तो हम करेंगे क्या, उसका बेचेंगे। तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है, कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, दोनों ही ऐसे निकाले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पॉसिबिलिटी के साथ बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी बन सकता है, कहा नहीं है कि बनेगा, ये नहीं कहा है बनेगा, बनेगा कह देता गलत हो जाता, बन सकता है कह रहा है तो सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में और उछाल को मद्देनजर रखते हुए डीजल मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। सरकार के एक प्रवक्ता, द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द डीजल प्राइस इन ए व्यू ऑफ फर्दर स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में आसन्न उछाल के बाद सरकार डीजल की कीमतों में वृद्धि करेगी। क्या लगता है आपको, अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में आसन्न उछाल के बाद भी सरकार डीजल की कीमत नहीं बढ़ाएगी? देखिए, एक चीज है, समीक्षा करने का मतलब यह है कि या तो अब सरकार डीजल की कीमतें बढ़ाएगी या तो नहीं बढ़ाएगी, और यहां दोनों सेंटेंस वैसे लिखे हुए हैं, एक कह रहा है वृद्धि करेगी, एक कह रहा है वृद्धि नहीं करेगी, यानी कि कीमत नहीं बढ़ाएगी। लेकिन समीक्षा करेगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो होना ही है, या तो उतना ही रहने देगी या तो बढ़ा देगी, क्योंकि उछाल आया है तो कम करने की तो बात ही नहीं है, कम तो नहीं कर सकते। उछाल आया मतलब या तो बढ़ाएगी या तो उतना ही रहने, समीक्षा करने वाली है। तो निश्चित रूप से यहां पर अभी तो दोनों आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप दोनों को मिला दे तो यहां पर यह केस है आइदर और का, यानी निष्कर्ष नंबर 1 या तो निष्कर्ष नंबर 2। तो यह है या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे। हमने मैच जीत लिया है। If all players play to their full potential, we will win the match and we have won the match. सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेलेंगे। क्या लगता है इसमें? देखिए, लिखा हुआ है कि अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से मैच खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे नहीं, हम मैच जीत लेते हैं, मतलब हम मैच जीतेंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेल लिए तो मैच जीत जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक लाइन लिखा हुआ है हमने मैच जीत लिया, इसका मतलब सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेले हैं, सभी पूरी क्षमता से खेले हैं। खेले, यहां पे खेले कर लीजिए तो सही हो जाएगा, आपको सही लगने लगेगा थोड़ा। और सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से नहीं खेले, मैच जीत लिया गया है ना, तभी जीत सकते हो जब खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलेंगे। कंक्लूजन के रूप में पहला सही है, दूसरा क्या है, रॉन्ग है। अगले की बात करते हैं। टीवी स्टाफ बूथ पर कब्जा दिखाने के लिए प्रशंसा करता है। द टीवी स्टाफ डिजर्व्स एन अपलॉड फॉर शोइंग बूथ कैप्चर। तो ये थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं। बूथ पर कब्जा दिखाने के लिए टीवी स्टाफ की प्रशंसा होनी चाहिए, ऐसे पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में थोड़ा क्लियर लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है यहां पर। द टीवी स्टाफ डिजर्व्स एन अपलॉड फॉर शोइंग बूथ कैप्चर। बूथ पर कब्जा दिखाने के लिए टीवी स्टाफ प्रशंसा का पात्र है या टीवी स्टाफ की प्रशंसा होनी चाहिए। टीवी का उद्देश्य चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में दिखाना है, एकदम सही। हर कोई यही मानता। प्रशंसा क्यों हो रही है? क्योंकि जैसा हो रहा था वैसा ही दिखाया उन्होंने, इसलिए सही है। दूसरा, बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और कानून द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन है, नहीं लिया जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शन है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उनको पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, पहचाना गया, नहीं पहचाना गया, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, अपनी तरफ से बताएंगे भी नहीं, और इसलिए ये निष्कर्ष के तौर पे क्या हो गया, गलत हो गया। अगले क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय मानदंड प्रति 1000 संख्या पर 100 बेड का है, यानी कि जो नेशनल स्टैंडर्ड है वो ये है कि प्रति 1000 जनसंख्या है अगर आपके पास किसी शहर में, किसी राज्य में, तो आपको जो मिलेगा वो 100 बेड का है, कि अगर 100 बेड होंगे तो ये स्टैंडर्ड है। लेकिन इस राज्य में अस्पतालों में प्रति 1000 पर 150 बेड है, यानी कि और ज्यादा बेड उपलब्ध है। इस राज्य में और ज्यादा बेड उपलब्ध है, 150 बेड उपलब्ध है। लिखा हुआ है निष्कर्ष, हमारा राष्ट्रीय आदर्श उपयुक्त है। द नेशनल नॉर्म्स ऑन 100 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, बट इन दिस स्टेट 150 बेड्स पर 1000 आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। Conclusion, our national norms is appropriate.
क्या हमारे नेशनल नॉर्म एप्रोप्रिएट है, ये कहीं से आपको पता चल रहा है? मुझे तो नहीं चल रहा, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। दूसरा, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। निश्चित रूप से ये कर रही है। जहां 100 चाहिए तो वहां 150 उपलब्ध करा रखे हैं, यानी वो जो काम कर रही है वो अपनी तरफ से पर्याप्त तरीके से कर